वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। हम लोग फिर शुरू करने आए हैं क्या, तो क्लास 6 का जो हिस्ट्री चल रहा है वही। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी आप लोग देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी कोरोना के वजह से एनसीईआरटी में चैप्टर कुछ इधर उधर हुआ है। तो कोरोना के पहले के बुक्स में टॉपिक और चैप्टर थोड़े अलग हैं। चैप्टर का नाम सेम है बट उसको थोड़ा छोटा टॉपिक कर दिया या फिर कुछ चैप्टर को हटा ही दिया। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि ये न्यू एनसीईआरटी है तो कभी कभी किसी ओल्ड एनसीईआरटी का टॉपिक रहेगा। तो ऐसे कर करके हम लोग, मुद्दा ये है कि सब एनसीईआरटी का ही है। कोई 2015 वाला है, कोई 2019 वाला है, कोई 2021 वाला है। आप समझ रहे होंगे कोरोना के बाद क्या हुआ कि बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हुआ। वास्ट सिलेबस था उतना ज्यादा और समय कम था उस समय, तो इसीलिए सिलेबस को कम कर दिया गया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो नहीं चैनल अगर पसंद आएगा, चैनल पसंद कैसे आएगा, तो आप प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट त्रिपिटक चैनल कीजिए, त्रिपिटक चैनल से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के खोजिए बिहार स्पेशल देखना है, बिहार स्पेशल देखिए, अंदाजा लगाइए कैसा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद एनसीईआरटी स्पेशल से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके अलावा और आपका क्या चल रहा है, लूसेंट मॉडल तो चल ही रहा है और साइंस को भी हम थोड़ा थोड़ा खींच रहे हैं कि अब लाए यहाँ पे हम साइंस को। ये तो अब तुरंत कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, मगर फिर भी समय तो लगेगा, समझाने में टाइम लगता है, ज्यादा लंबा वीडियो डाल भी नहीं सकते हैं। तो चलते हैं, बाकी आप लोग को पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा पसंद आए तो 2-4 कमेंट मेरे लिए कर दीजिएगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं ऐसा। और अगर नहीं भी सही लगे तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बात ऐसा है कि ये जो क्लास 6 का हिस्ट्री का एक चैप्टर है, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ये क्या है कि गांव और शहरों के बारे में बात किया है। किस जमाने का, तो आज से 2500 साल पहले से ले लीजिए। 2500 साल पहले यानी वैदिक पीरियड है ना। 3500 साल पहले ऋग्वैदिक पीरियड, 2500 साल पहले आपका जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच का समय, माने उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बीच का समय। ठीक है, तो 2500 साल पहले, 2300 साल पहले, ये सब बात ही किया गया है। अच्छा, एक दिक्कत क्या है मेरे साथ कि हम थोड़ा गंदा ज्यादा लिखते हैं, तो इसीलिए हम 3 लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो बार बार मिटाने में जो होता है टाइम वेस्ट होता है, तो एक एक कर करके हम लाइन बाय लाइन पहले लिख लेंगे फिर मिटाएंगे। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे। देखिएगा, तो 2500 साल पहले और 2300 साल पहले ये जो बात है ना। तो इसी समय का किस तरीके का क्या सामान चल रहा था, किस तरीके से लोग रहते थे, यही सब बात थोड़ा बहुत बात करना है इसमें, इस थ्राइविंग टाउन्स एंड वाइटल विलेजेस में। तो वाइटल विलेजेस है यानी विलेज के बारे में भी पढ़ना है, और टाउन है यानी टाउन के बारे में भी पढ़ना है। अब टाउन में लोग क्या क्या करते थे पहले ही बता चुके हैं कि अब हिस्ट्री को, इतिहास को, अब राजा का नाम क्या था, राजा के बाप का नाम क्या था, राजा का नाप, कपड़ा का नाप कितना था, जूता का नाप कितना था, इससे लेना देना नहीं है। केवल और केवल राजा का बात नहीं होगा, क्योंकि पास्ट एक नहीं है, बहुत लोगों का पास्ट है। केवल रूलर का ही पास्ट नहीं होता है, वन पास्ट और मेनी चैप्टर 1 के टॉपिक में दिया हुआ है ना, क्लास 6 के चैप्टर 1 में। मतलब कई सारे लोगों का, फार्मर्स किस तरीके से रहते थे इसके बारे में पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने टाइप के लोग हैं, मोटा मोटी जितने टाइप के लोग, यानी कैसे कैसे किस आधार पे आप निकालेंगे कि कितने टाइप के लोग हैं। क्या गोरे और काले के आधार पे निकालेंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या लंबे और नाटे के आधार पे निकालेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑक्यूपेशन के आधार पे हम निकालेंगे। क्यों ऑक्यूपेशन के आधार पर निकालेंगे? क्योंकि एस्पिरेंट्स आप खुद समझिए कि इंसान गोरा हो या काला हो, उसका लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, जीवन यापन वो कैसे करेगा, ये उसके गोरे या काले होने पे निर्भर नहीं करता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो इंसान कमाता कितना है ना। मान के चलिए कोई बहुत सुंदर है और उसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड सिर्फ मुंह अच्छा होने से थोड़े स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, कि उसका जीवन जीने का तरीका कैसा है, वो कैसा खाना खा रहा है, वो कपड़ा कैसा पहन रहा है ना। और तो ये बात है, समझने का कोशिश कीजिए। तो कहने का मतलब ये है ना कि रंग के आधार पर ये सब या जाति के आधार पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन के आधार पर ही। आज के ही डेट में देख लीजिए, कोई एससी है और वो ऑफिसर है, और कोई जनरल है ना, ब्राह्मण है एकदम, और वो क्या कर रहा है, तो खेती कर रहा है। दोनों का स्टैंडर्ड आप मैच करेंगे जाति के आधार पर? नहीं ना, जाति से क्या लेना देना है, वो तो ऐसे ही ढोंग बनाया हुआ है। असली में तो है कि कौन कितना ज्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए है उस बेसिस पे, और किस वजह से उसका स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, तो किस वजह से होगा, जैसा वो जॉब करेगा उस वजह से होगा। तो यहाँ पे जॉब के आधार पर ही हम लोग उस सोसाइटी को पहचानने का थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से।
2500 साल। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लास 6 टोटल टू टोटल एंशिएंट इंडिया से भरा हुआ है ना। आपका जो क्लास 6 है वो टोटल टू टोटल एंशिएंट इंडिया से भरा हुआ है ना। फिर 7 में जाइएगा, मेडाइवल इंडिया पढ़िएगा। तो मेडाइवल एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के समय में जितनी भी जो भी मतलब पेशा था, जितना भी नौकरी का काम था, जो भी काम लोग करते थे, है ना, जो भी चाकरी करते थे, जो भी काम करते थे, वो हम कई बार समझा चुके हैं। एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। देखते हैं ऑक्यूपेशन को कि एंशिएंट इंडिया में, अब वो मौर्यन साम्राज्य हो चाहे दुनिया का कोई भी साम्राज्य हो, एंशिएंट इंडिया होना चाहिए। तो ऑक्यूपेशन में हम लोग देखते हैं एंशिएंट इंडिया में कि फार्मर होते थे। फार्मर भी कई तरीके के होते थे। इसमें बांटा है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स को और साउथ इंडिया के फार्मर्स को ही बांटा गया है। तो फार्मर भी जैसे कोई बहुत बड़ा फार्मर हो गया, कोई छोटा फार्मर हो गया, कोई लैंडलेस फार्मर हो गया, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ट्रेडर होते थे। जो लोग ट्रेड करते हैं वो ट्रेडर कहलाते हैं, व्यापारी। अब इस व्यापारी में भी एक तो एक जगह बैठ के और अपना दुकान चला रहा है, एक घूम घूम के व्यापार कर रहा है, तो उसको मर्चेंट ट्रेडर या मर्चेंट ट्रेवलर कहते हैं, है ना। अगला समझते हैं, अगला हो जाएगा आपका हर्डर यानी पशुपालक। इसके बाद आपका कैसा हो जाएगा भाई, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इसके बाद कैसा हो जाएगा, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन, इन्वायरमेंट की किताब में सिटी वालों आप लोग पढ़े होंगे कि एक बच्चा था, वो बोला कि हमको सबसे सस्ता नारियल चाहिए। सस्ता के चक्कर में खोजते 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 कहाँ चला गया, तो जंगल में चला गया, फ्री का नारियल तोड़ के लाया वहां से, ठीक है। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वैसे ही होते हैं। ये नॉर्मल इंसान होते हैं जो फॉरेस्ट में जाते हैं घूमने, और फॉरेस्ट में घूमने जाकर के क्या करते हैं, सामान खोजने के लिए घूमने जाते हैं, वहां से फ्री का कुछ कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी जंगल के उत्पाद लेकर के आते हैं, और वो जंगल का उत्पाद जो है मार्केट में बेचते हैं, उससे इनको पैसा मिलता है। तो ये क्लियर है आपका। इसके अलावा आपके पेस्टोरल नोमैड्स मतलब वैसे चरवाहे, पेस्टोरल नोमैड्स मतलब भी चरवाहा ही होता है, बट ये वैसे चरवाहे होते हैं जो घूम घूम करके बंजारा जैसा रहते हैं। ये किसके जैसा रहते हैं, बंजारा जैसा, घूम घूम के रहते हैं। साथ में बकरी वगैरह को भी लिए चलते हैं, भेड़ को भी लिए चलते हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है पेस्टोरल नोमैड्स, गड़ेड़िया पालती, मतलब भेड़ पालती है ना, भेड़ पालती है। तो गड़ेड़िया उसको कहते हैं ना, ये शेफर्ड्स, है ना। भेड़ पालने वाले को शेफर्ड्स, जो सिप पालते हैं उनको शेफर्ड्स। तो उनके काम पे ही उनका नाम पड़ा है गद्दी, गद्दी जनजाति। फिर आप सुने होंगे एक और नाम, कौन सा नाम, गद्दी जनजाति के बाद तो हाँ, जम्मू कश्मीर में एक बकरी पालने वाली जनजाति है, हम उसे बक्करवाल जनजाति कहते हैं ना। तो ये जो जनजाति है, ये लोग घूम घूम के बकरी को साथ में लेके, और बकरी का चारा अगर इधर घट गया तो कहीं और चले जाएंगे जहां पे बकरी को चारा मिल जाए, ठीक है। अब उसके साथ साथ बकरी को जो साथ में हम लेके चल रहे हैं, आप ये पूरा सीरीज जब फॉलो करेंगे तो बकरी को साथ में लेके चलने पर क्या क्या फायदा है, क्या क्या हम और इससे काम कर सकते हैं। खाना खा सकते हैं बकरी को साथ में लेके चलने से, मार के नहीं खा सकते हैं जब खाना नहीं मिलेगा तो, मीट बना करके उसका। तो ये सब हम बार बार डिस्कस करते आए हैं। तो ये लोग पेस्टोरल नोमैड्स जो थे, और उसके बाद उसी पे लाद करके बकरी पे, मान के चलिए ये बकरी है, अब बकरी तो हमसे बनने से रहा, मान लीजिए ये बकरी है, ये सुअर जैसा हो गया थोड़ा, मगर जो भी, तो जो ये मान के चलिए कोई जानवर है जो हम पाले हैं और हम पेस्टोरल नोमैड्स हैं, तो हम इसके ऊपर सामान भी तो लाद सकते हैं, और सामान लाद करके दूसरे जगह का सामान यहाँ लाके बेच भी तो सकते हैं। तो कुल मिला जुला के इन लोगों का भी धंधा अच्छा चल रहा था। बट आगे बढ़ते हैं और भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पेस्टोरल नोमैड्स, इसके अलावा फिलोसोफर्स होते थे, इन लोगों का भी बिजनेस था, घूम घूम के भाषण देंगे, बदले में गिफ्ट वगैरह लेंगे, है ना। और मंत्री वगैरह, राजा वगैरह, ये सब भी एक ऑक्यूपेशन ही था, राजा बनना भी तो एक ऑक्यूपेशन ही है ना। तो ये सब तो है। तो बात करते हैं, क्योंकि हम लोग राजा के जीवन से ज्यादा नॉर्मल पीपल के जीवन की बात करेंगे, बट उसके साथ साथ राजा आएगा ही, एंट्री उसका होगा ही, तो दोनों को लेके चलेंगे। तो आप बताइए कि क्या ये पशुपालक को तो हम पकड़ सकते हैं क्योंकि ये लोग भी रहते हैं, मगर इन लोगों को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है। ये रेगुलर बेसिस पे एक जगह रहते ही नहीं है, ना तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर, ना ही ये घूम घूम के पशुपालक। और फिलोसोफर से तो पहला बात, कोई किसी को टैक्स लेना ही नहीं होता था, ब्राह्मणों से भी टैक्स नहीं लिया जाता था। और बुद्ध वगैरह ये लोग जो सन्यासी होते थे, तो उनसे क्या टैक्स लेते, वो तो खुद ही गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं होता था, वो भिक्षा ज्ञान देते थे और ज्ञान के बदले में भिक्षा ले लेते थे। तो आपका क्लियर है। तो बच गए 2 लोग, 3 लोग।
ये इतना। हर्डर्स जो थे ये उतने ज्यादा रिच होते ही नहीं थे, पहला। और दूसरा कि कई सारे फार्मर ही साथ में एनिमल हस्बेंड्री कर लेते थे, यानी कि पशु को पाल लेते थे। कई सारे किसान साथ में पशु को पाल लेते थे, जिस कारण से हम लोग क्या देखते हैं कि फार्मर और हर्डर दोनों सेम हो जाते थे। आपको समझ में आया होगा कि फार्मर और हर्डर, तो ये जो हम लोग बता रहे हैं कि जो फार्मर्स थे आपके वही पकड़े जा सकते थे, बाकी तो कोई नहीं पकड़ा जा सकता था। मतलब देखिए फार्मर्स जो ये तीनों तो आपको आसानी से, फिलोसोफर आपको पैसा देगा ही नहीं, टैक्स नहीं देगा राजा अगर आप हैं तो। उसके बाद पेस्टोरल नोमैड्स आप पकड़ नहीं सकते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सब जो लोग हैं इनको आप नहीं ये कर सकते हैं। तो बचे कौन, ये तीन ग्रुप, है ना। फार्मर किसान हो सकता है, पशुपालक यानी हर्डर जो एक ही जगह पे पशु को पालता हो रहता हो, और ट्रेडर यानी व्यापारी। देखिए तो ये देखिए फार्मर जिस तरीके से आज किसान है, तो किसान अपने खेती भी करता है, साथ साथ पशु वगैरह भी पाल लेता है, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, मिक्स फार्मिंग भी कह सकते हैं, जो भी। तो यहाँ पे फार्मर और हर्डर एक ही इंसान हो सकता था। ज्यादातर केस में यही होता है कि जो फार्मर होता है वही हर्डर होता है। तो ये कलेक्टिवली हम लोग ले लेते हैं इन दोनों भाई साहब को। बचे ट्रेडर भाई साहब। तो ट्रेडर, एक मिनट हम ये पेन जरा सा देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है अच्छे से। ये देखिए इसमें भर दो तो थोड़ा। देखिए फार्मर और जो आपका हर्डर है ये लोग तो साथ में हो गए, है ना। तो ट्रेडर, अब व्यापारी जो है, व्यापारी अगर एक जगह स्थिर होकर कर रहा है तब तो वो टैक्स देगा, मगर टैक्स से ज्यादा हम लोग व्यापारी से सामान लेते थे। राजा पुराना जमाना के जो थे वो लोग कहते थे ट्रेडर से और क्राफ्ट पर्सन से कि तुम लोग सामान पहुंचाओ। क्राफ्ट जैसे ट्रेडर जिस चीज का व्यापार कर रहा है ना, उसी चीज को कहते थे कि हमको दे दो, है ना। मान के चलिए हम सुंदर सुंदर मूर्ति किसी से खरीद के बेचते हैं, तो राजा क्या कहेगा हमसे कि तुम 2-4 मूर्ति मेरे यहाँ आकर के लगा दो, ये चीज, ठीक है। और क्राफ्ट पर्सन से कहा जाता था कि जो चीज तुमको आता है वो काम आके मेरे यहाँ कर दो। कोई मूर्ति बनाने वाला है तो मेरा घर का नक्काशी सुंदर से कर दो। बिल्डर हो, घर बना दो तो मेरा एक ठो या मेरे घर में एक रूम बना दो। यानी काम करना पड़ता था, पैसा नहीं। तो सबसे अब उसी तरीके से देखिएगा कि जो सबसे ज्यादा जो ये है फार्मर लोग जो थे यही सबसे ज्यादा समृद्ध हुए। कैसे? ये लोग तो अमीर हुए ही हुए, बट ये फार्मर्स क्योंकि उस जमाने में मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी तो आज है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी तो कृषि अर्थव्यवस्था है या कृषक अर्थव्यवस्था है अभी भी, तो उस जमाने तो बिल्कुल ही होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके फार्मर थे और ये जो आपके हर्डर, जो कि दोनों लगभग एक ही इंसान ज्यादातर होते थे, ये लोग सबसे ज्यादा रिच हुए धीरे धीरे। गांव की हम बात कर रहे हैं। शहरों में तो और भी लोग, जैसे व्यापारी क्या गरीब रहेगा क्या? व्यापारी तो शहर में ही ज्यादा रहेगा, गांव में व्यापारी वगैरह उतना नहीं चलता है। या गांव में कोई व्यापार कर रहा है तो यहाँ के बड़े किसान को क्या कहेंगे? जमींदार, जिसका बहुत सारा जमीन हो, उससे तो वो गरीब ही होगा ना। गांव में कोई दुकान खोला है तो वो गांव के किसान, जो बड़ा किसान है या नॉर्मल किसान भी, उससे अमीर नहीं होगा, है ना, क्योंकि उतना बिकता नहीं है सामान गांव में, अभी नहीं बिकता है, तो तब क्या बिकता होगा। अच्छा, बट वही अगर आप ट्रेडर, आप चले जाइए पटना, और पटना के किसी दुकान से आप मैच कीजिए। पटना का कोई दुकानदार है, बहुत अच्छा उसका किराना दुकान चल रहा है या बुक सेलर है, किताब उसका बहुत बढ़िया बिक रहा है, और उसको गांव के किसान से मैच करवाइए। वो वाला जो होगा पटना का ट्रेडर, वो ज्यादा अमीर होगा पटना का व्यापारी, क्योंकि पटना शहर है। समझ में आ गया होगा आपको। तो बात यहाँ पे अभी विलेज की चल रही है। तो फार्मर और हर्डर ही टैक्स, फार्मर और हर्डर बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ज्यादातर केस में जो फार्मर होते थे वही हर्डर होते थे। आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही तो बात है। ज्यादातर केस में जो किसान होता था वही पशुपालक होता था, तो यही बात है। और यही जो चीज है, ये लोग जो है टैक्स देते थे। ये भी टैक्स के रूप में क्या देते थे? तो अन्न देते थे, अनाज, बहुत सारा अनाज देते थे, ठीक है, बहुत सारा अनाज। अपना पूरा जितना भी टैक्स होता था लगभग 16% दे देना होता था। 100 में से 16, ठीक है। 100 केजी हुआ तो 16 केजी, 200 केजी हुआ तो 32 केजी। समझ में आ गया कि ऑक्यूपेशन पे क्या हुआ। गांव का खास करके बात कर रहे हैं कि गांव में जो सबसे बड़े जो टैक्स पेयर थे वो कौन थे? तो सबसे बड़े टैक्स पेयर गांव के थे फार्मर, किसान। समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बात। अच्छा, एक बात ऐसा है कि ये जो आप लोग का बुक है ना, अब से हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो कौन से एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, मतलब 2021 वाले से पढ़ा रहे हैं या 2019 वाले से पढ़ा रहे हैं, वो भी साथ में लिखवा देंगे।
तो उससे और आसानी होगा, है ना। चलिए, तो अब इसको हम लोग रब करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हम क्या कहे आपसे कि ऑक्यूपेशन के आधार पर विलेज और सिटी बना। अब हम लोग पहले विलेज के बारे में पढ़ेंगे, विलेज में किस किस टाइप के लोग रहते हैं और क्या क्या होता है, तो उसके बाद ही हम लोग आगे का काम देखेंगे। हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए। तब तक के चैनल को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि गांव पे, अब ये तो हम समझा दिए कि यही सब टाइप का काम होगा, बट हर जगह का काम अलग अलग होता है ना। शहर में ट्रेडर होगा, फार्मर ज्यादा गांव में होंगे। तो देखते हैं अब क्या हुआ कि देखिए उस समय में फिर वही समय 2500 साल पहले ज्यादा शहर होगा या ज्यादा गांव होगा? ज्यादा गांव होगा, ठीक है। तो ज्यादा गांव होगा यानी ज्यादातर फार्मर्स पे ही ध्यान दिया जाएगा, है ना। शहर उतना थे ही नहीं, शहर तो उतने थे ही नहीं, ज्यादा तो गांव ही थे। तो गांव को ही बढ़ाना है अभी, तो गांव में कौन सबसे काबिल? तो फार्मर सबसे काबिल, तो किसान पे ही ध्यान दिया जाएगा और खेती पे ध्यान दिया जाएगा। तो क्या किया गया कि टैक्स को बढ़ाने के लिए किंग, राजा जो था, वो टैक्स को बढ़ाने के लिए, कर को बढ़ाने के लिए किसका मदद लिया? बताइए। अपने मंत्री लोग से पूछा कि भाई बताओ फार्मर से और ज्यादा टैक्स कैसे ले? तो मंत्री लोग बोले कि अच्छा और टैक्स चाहिए तो एक काम कीजिए, उन लोगों का प्रोडक्शन, मान के चलिए अभी वो 100 किलो अनाज उगा रहा है तो उसका उत्पादन बढ़ा के 200 किलो कर दीजिए। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए बाबू, मतलब एस्पिरेंट्स, आप लोग खुद बताइए, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पादन बढ़ाने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा, आप खुद बताइए। तो कहा गया कि जो लैंड है ना, जंगल है बहुत ज्यादा, है ना, कुछ कुछ खेती का क्षेत्र बना हुआ है और बाकी में पूरा जंगल है, बहुत दूर दूर तक जंगल है। तो जंगल को साफ कर दो, जितना जंगल है सारा पेड़ वेड़ काट दो, गंदा संदा जो पेड़ है सबको काटो और सबको खेती योग्य भूमि बना दो, मतलब कल्टिवेबल फील्ड बना दो। समझ में आया? तो इसका हम कैसे काटे भाई? कैसे काटे? कैसे इतना सारा जो जंगल झाड़ है इसको हम किससे काटे, कैसे साफ करें और इसको कृषि योग्य भूमि बना दें जहां पे एग्रीकल्चर हो? तो आपको बताएं कि आज से लगभग 2500 साल पहले ही आयरन हम लोगों को मिला। यहाँ पे देखिए आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, यही टॉपिक हम समझा रहे हैं। तो आज से लगभग 2500 साल पहले ही आयरन हम लोगों को मिला। तो हम लोग आयरन देखे, लोहा हम उसी समय देखे ना। और क्यों बताइए, क्यों फार्मर्स पे ही ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि शहर उस समय उतना था ही नहीं जो व्यापारी होते, ज्यादातर गांव ही था, शहर तो इक्का दुक्का था। तो शहर को हटा करके जो गांव के सबसे अमीर लोग हुए, गांव में जो सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है, उस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, चलिए। तो हम क्या कह रहे हैं, ये सब जो जंगल है तो आयरन का ये मिला, आयरन हमको मिला, लोहा, उससे हम कुल्हाड़ी बना लिए, औजार एक्स, ठीक है, एक्स बना लिए। तो आयरन टूल बना और उसके बाद उसी कुल्हाड़ी से, मान के चलिए इस तरीके का कुछ कुल्हाड़ी एक बना देते हैं। यहाँ पे लीजिए बन गया। इसको लिए, पकड़े कुल्हाड़ी और काट काट के सारा साफ कर दिए। तो इससे क्या हो गया, जो आपका लैंड था, जो एग्रीकल्चर, जो ये फॉरेस्ट एरिया था, उसको घटा करके एक्सपेंशन किए, मतलब बढ़ाए, विस्तार किए। किसका? खेती का विस्तार किए। खेती भूमि का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया, एग्रीएबल लैंड का बहुत ज्यादा विस्तार किए हम लोग, एक्सपेंड किए। तो पहला तो क्या किए, एक्सपेंशन किए एग्रीएबल, या एग्रीकल्चर ही लिख देते हैं यहाँ पे हम, एग्रीकल्चर लैंड या फार्म लैंड, एक्सपेंशन ऑफ फार्म लैंड। कैसे भाई? तो बाय कटिंग दी फॉरेस्ट थ्रू क्या, कुल्हाड़ी की मदद से। ठीक है, तो कुल्हाड़ी की मदद से हम लोग काट छाट के एक बराबर कर दिए। उसके बाद प्लेन एरिया बन गया, आराम से यहाँ पे हम करना शुरू किए। इसके बाद जो सोचिए, जंगल तो कहीं भी उग सकता है, जंगल हो सकता है गंगा नदी घाटी के बगल में उगा हो, तो गंगा नदी घाटी के बगल में अगर उगेगा जंगल, जो गंगा नदी घाटी के यानी प्लेन एरिया के अगल बगल में या रिवर वैली के आसपास उगा है, तो वो इलाका को हम साफ कर देंगे। तो जमीन तो फर्टाइल होगी, जमीन कैसी होगी, उपजाऊ। ठीक है,
मगर सोचिए झारखंड के छोटा नागपुर पठार पे, झारखंड के छोटा नागपुर पठार पे बहुत सारा जंगल, ठीक है, बहुत सारा जंगल। अब उसको हम साफ भी कर देंगे तो लैंड तो बहुत ज्यादा हमको मिल जाएगा, भूमि तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, मगर आप खुद बताइएगा कि क्या वो भूमि उपजाऊ होगी, क्या नहीं होगी। भूमि की जो मिट्टी होगी, जो सॉइल होगा, वो कैसा होगा बताइए, तो वो नहीं होगा उपजाऊ, मोटा मोटा होगा, है ना, पथरीला मिट्टी। किस तरीके का, कंकड़ टाइप का, क्ले नहीं होगा, कंकर टाइप का होगा, है ना, पत्थर पथरीला मोटा मोटा होगा। तो उसको, अब उसको पहले हमको पीस के दरदरा बनाना पड़ेगा, तभी ना आसानी से उसमें खेती होगा। मोटा मिट्टी में कैसे खेती होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दरदरा पीस के बनाने के लिए हम लोग प्लव शेयर का यूज करते हैं। प्लव शेयर माने हल, फाल, हल का फाल जो होता है प्लव, है ना, तो उसका यूज करना हम लोग शुरू करते हैं। अब ये तो सिंधु सभ्यता से हम लोग करते आ रहे हैं, मगर सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय हम लोग लकड़ी का हल यूज करते थे। मगर जब 2500 साल पहले आयरन मिल गया तो हम लोग आयरन का प्लव शेयर यूज करने लगे, यानी लोहे का फाल या लोहे का हल आप कह सकते हैं, उसको यूज करने लगे। और लोहे के हल से जब हम हल चलाना शुरू किए तो मोटा मोटा जो आपका मिट्टी था वो सब टूट टूट के टुकड़े, उसमें क्या बोलते हैं, मतलब उसको टूट टूट के उसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुकिए, मतलब वो टूट टूट के पाउडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है, टूट टूट के पाउडर्ड फॉर्म में एकदम, उसको हिंदी में चूर चूर हो गया, यही बोलते हैं, चूर चूर हो गया, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म में हो गया और उसके बाद उस पर आसानी से खेती हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, आयरन प्लव शेयर का यानी कि लोहे के फाल या लोहा का हल का यूज किए। तो यहाँ पे एक और बात लिख दे हम यहाँ पे कि लोहे का हल का यूज हुआ, लिख दे क्या यहाँ पे, किस लिए, राजा क्या चाहता है, टैक्स बढ़ाना। तब ध्यान किस पे देगा, गांव में जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है उस पे, तो उस पे ध्यान देगा कि उसके पेशा पे, उसके ऑक्यूपेशन पे, तो ऑक्यूपेशन पे ध्यान देगा, तो इसीलिए ऑक्यूपेशन, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखे थे इसके अलावा, बताइए जरा क्या होगा। तो इसके अलावा वही जो हम अभी आपको बताएं कि आयरन का प्लव शेयर यानी लोहे का फाल या कह सकते हैं लोहे का हल यूज हुआ। मिट्टी को ऐसा जगह जिसको हम साफ किए मगर वहां पे मिट्टी अनउपजाऊ, मतलब नॉन फर्टाइल थी, उपजाऊ नहीं थी, ठीक है, और मोटी मोटी मिट्टी थी, पथरीली मिट्टी थी, तो उसको काट छाट के हम लोग कूच के उसको कैसा कर दिए, पाउडर बना दिए, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा बताइए और क्या यहाँ पे किए, तो ध्यान से सुनिएगा। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया गंगा के बगल में हो, गोदावरी के बगल में हो, कृष्णा के बगल में हो, नर्मदा माता के बगल में हो, किसी भी नदी को हम लोग कंसीडर करें और उनके बगल में हो, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, किसी भी नदी के बगल में हो तो वहां पे उसके अगल बगल का जो भूमि होगा वो तो फर्टाइल होगा, ठीक है, और वहां पे पानी भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा ना। मगर बताइए छोटा नागपुर का पठार है, अब उसमें पानी हम कहाँ खोजने जाए, वहां पे नदियां जहां नहीं है वहां पे पानी कैसे लाए, तो उसके लिए हमको सिंचाई प्रणाली लानी पड़ेगी। इधर लिख देते हैं, वहां पे भीग जाता है, देखिए सिंचाई प्रणाली यानी इरिगेशन, इरिगेशन फैसिलिटी देना पड़ेगा, है ना, इरिगेशन फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो इसीलिए इरिगेशन फैसिलिटी देना शुरू कर दिए कौन, रूलर्स, ताकि चाहे कैसी भी भूमि हो, चाहे वो नदी के किनारे की भूमि हो या नदी से थोड़ी दूर हो, हम वहां तक भी पानी पहुंचाएं और कृषि को बढ़ाएं ताकि टैक्स हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। अब ये इरिगेशन वर्क जो हुआ उसमें कैसे कैसे हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो रूलर होते थे ये कुछ पैसा इकट्ठा करके मिट्टी, सुनिएगा ध्यान से कैसे कैसे, देखिए ये जो रूलर होते थे ये किसानों को कहते थे, कहाँ के किसानों को, जो बंजर जमीन पे रहते हैं वहां के लोगों को जाके कहते थे कि तुम लोग खेती कर सकते हो। तो लोग कहा कि भाई कैसे कर सकते हैं, तो वो बोले कि हल तो अब सब हम बना दिए हैं बढ़िया से। तो लोग बोले कि तो उससे क्या, पानी कहाँ से लाएंगे, तो वो बोले कि देखो तुम लोग खुद से, मतलब हम पूरा फैसिलिटी देंगे, हम मिट्टी देंगे, हम ईटा देंगे, हम सब बनवा के देंगे तुम लोगों को, मगर जो लेबर का काम है, मजदूर का जो काम है वो तुम लोग को खुद करना पड़ेगा और खुद मेहनत से, फ्री में मेरे यहाँ काम करके खुद मेहनत से क्या बनाना पड़ेगा बताइए,
तो तुमको कनाल बनाना पड़ेगा। कनाल मतलब नहर बनाना पड़ेगा या कुआं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो करवाता कौन था? रूलर। सामान कौन देता था? रूलर यानी राजा। मगर करता कौन था? वही फार्मर्स जिनको बाद में वहां पे काम करना है, वही फ्री में लेबर यानी फ्री में मजदूर बन के काम कर देते थे। और वो लोग क्या क्या बना लेते थे? तो कनाल बना लेते थे। कनाल मतलब नाला, नहर, नहर नाला में नहर बना लेते थे। तालाब, आर्टिफिशियल तालाब बना लेते थे। इसके अलावा क्या बना लेते थे? कुआं बना लेते थे, टैंक्स बना लेते थे। उस जमाने का हम बात कर रहे हैं। उस समय में बोरिंग नहीं किया जाता था ना, ट्यूबवेल होता नहीं था जो करता कोई, ठीक है। तो ये सब चीज ये लोग अपने से बना लेता था। तो इरिगेशन फैसिलिटी आपका बढ़ गया। इरिगेशन फैसिलिटी के आने के वजह से जो बंजर जमीन थी, ऐसी जमीन जहां पे पानी का कोई सोर्स नहीं है, वहां भी पूरा बढ़िया एग्रीकल्चर हुआ। अभी भी अगर आप देखिए तो जो थार मरुस्थल है वहां पे खेती आसान नहीं है। इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी कनाल जो गया वहां पे, तो खेती वहां पे थोड़ा सा पॉसिबल हो पाया। मोटा अनाज वहां पे उग सकता है। तो सिमिलरली यहां भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में ये कुछ नाम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या है ये गृहपति, क्या होता है कर्मकार, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसको समझ लेंगे। तो आपका जो विलेज का ये है, और भी थोड़ा सा और है। एक तो फार्मर्स तो बता ही दिए, इसके अलावा विलेज में कौन कौन लोग होते हैं, ये जो नाम है ना, ये सब फार्मर का ही नाम है। कोई छोटा फार्मर होगा, कोई लैंडलेस फार्मर होगा, कोई कुछ फार्मर होगा, बट फार्मर होगा। इसके अलावा कौन कौन से लोग जो थे जो विलेज में रहते थे, तो सोनार, है ना, गोल्ड स्मिथ, लोहार, ब्लैक स्मिथ, ऐसे कर करके। तो छोटा मोटा लोग यहाँ पे विलेज में भी, वीवर जो बुनकर होते हैं, कपड़ा बुनने वाले, वो लोग भी रहते थे। इस टाइप के लोग भी होते थे। बट ज्यादा क्राफ्ट पर्सन जो होते थे, शिल्पकार जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, वो लोग गांव में नहीं रहते थे। वो जानबूझ के किसी कैपिटल में चले जाते थे। कहीं कोई राज्य का राजधानी हो गया या कोई प्रांत का राजधानी हो गया, वहां जाके रहते थे ताकि उनका बिक्री ज्यादा हो। एक तो राजा खरीदेगा, उसके अलावा अमीर व्यापारी खरीदेंगे, उसके अलावा राजा के मंत्री जो कि अमीर हो चुके हैं वो भी खरीदेंगे। तो इस तरीके से क्राफ्ट पर्सन तो अमीर हो जाएंगे ना। तो इसीलिए गांव में कौन खरीदेगा, चाहे तुम कितना भी सुंदर मूर्ति बना लो, है ना। तो इसीलिए वो लोग नहीं रहते थे। तो यहाँ पे क्लियर है आपका। अब बात करते हैं हम लोग सीधा सीधा। हम क्या कहें, गांव में सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, इसके अलावा सोनार, लोहार ये लोग भी रहते थे। मगर शिल्पकार ज्यादा गांव में रहना पसंद नहीं करते थे। वो लोग राजधानी की ओर चले जाते थे। अब चाहे वो किसी छोटे राज्य की राजधानी हो या किसी बड़े साम्राज्य की राजधानी हो, जैसे, है ना। तो जैसे कैपिटल दिल्ली कोई चला गया और कोई बिहार का कैपिटल पटना चला गया, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, उसको समझते हैं, देखते हैं। देखते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो विलेज है ना, तो इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं इंडिया के विलेज को। एक नॉर्थ इंडियन विलेज, एक साउथ इंडियन विलेज। कैसा कैसा विलेज, एक उत्तरी भारत का गांव, एक दक्षिणी भारत का गांव। अब गांव में इन्हीं फार्मर्स के बारे में है कि क्या क्या नाम लिया जाता था। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग नॉर्थ इंडियन विलेज के फार्मर्स का नाम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन जो विलेज होता था, गांव, वहां पे फार्मर कैसे होते थे, अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो सबसे बड़ा जमींदार होता था, मतलब बहुत बड़ा, बिग लैंड ऑनर, है ना, मतलब बहुत ज्यादा उसके पास बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, बहुत बड़ा जमीन है उसके पास, है ना, उसका वो मालिक है। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड कह सकते हैं, कह सकते हैं। मगर उस जमाने में इस लैंडलॉर्ड का नाम, बड़े जमींदार का, बिग लैंडलॉर्ड, इसका नाम बिग लैंडलॉर्ड का नाम जमींदार या लैंडलॉर्ड नहीं होता था। तो क्या होता था, ग्राम भोजक। नॉर्थ इंडिया में इसको क्या कहते थे, ग्राम भोजक। कहां से हम ये बता रहे हैं, तो आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी इसको पढ़ने के बाद आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ा कीजिए, और ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा। थोड़ा सा दिक्कत यही होता है कि एनसीईआरटी जो है 2019 में कुछ और, 2021 का कुछ और 2015 का कुछ और, उसके पहले का भी एक ओल्ड एनसीईआरटी है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात है। तो यहाँ देखिए, ग्राम भोजक लैंडलॉर्ड को, बिग लैंडलॉर्ड बहुत बड़ा जमींदार, तो उसको ग्राम भोजक, कहाँ, उत्तर भारत में, ठीक है। अब ये अपने अंदर कुछ कुछ लोगों को रखता होगा, काम करवाता होगा, जाहिर सी बात है। तो वो तो ठीक है।
अब इतना बड़ा जमींदार है तो इसके पास पावर होगा या नहीं होगा? होगा ना पावर, बहुत पावरफुल होता था ये ग्राम भोजक। ये इसीलिए इसको विलेज का हेडमैन बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? विलेज का हेडमैन। ये मुखिया होता था जिसके पास बहुत बड़ा जमीन, वो उत्तरी भारत में उस गांव का मुखिया बन जाता था। और यही मुखिया और ये जो पोस्ट था, ये ग्राम भोजक का जो पोस्ट था कि विलेज हेडमैन। ग्राम भोजक कौन है? लैंडलॉर्ड है। ग्राम भोजक किसको कहते हैं? तो विलेज के हेडमैन को कहते हैं। ग्राम भोजक किसको कहते हैं? बड़े जमींदार को कहते हैं। कहाँ पे? उत्तर भारत के बड़े जमींदार को। ठीक है, लग नहीं रहा है जो पूरे गांव का खाना पीना का ख्याल रखे वो ग्राम भोजक, वैसा। तो विलेज हेडमैन होता था। और ये जो पोस्ट है ग्राम भोजक का, ये हेरिडेटरी होता था। हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वंशानुगत। मतलब वंशानुगत मतलब होता है कि हम जब बन गए तो अगला बार मेरा बेटा ही बनेगा। तो ये आपका क्लियर है ग्राम भोजक, है ना। अब अगला समझते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए गृह, हाँ एक चीज और, ये विलेज का हेडमैन तो हो गया, मगर क्या ये राजा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है उस समय अशोक का राज चल रहा हो, मेन राजा वो हो। तो जब सब लोग जान गए, अशोक जान गए कि ग्राम भोजक जो है इस विलेज में ये पर्टिकुलर इंसान ज्यादा पावरफुल है, तो इसको कहेंगे कि तुम हमसे जुड़ जाओ। और जुड़ के क्या करो? तो तुम ही गांव का मैटर सल्टाओ। जैसे कोई अगर बदमाशी कर रहा है तो एज अ पुलिस बन के उसको पकड़ के लेके चले जाओ। उसके बाद कोई अगर बदमाशी कर लिया, तुम पकड़ लिए, तो उसका फैसला कर दो, जज बन जाओ। तो क्या ग्राम भोजक जज का काम करता था? करता था। ठीक है, और उसके बाद जितने किसान हैं सबसे टैक्स कलेक्ट करके हमको दे दो। तो क्या वो कलेक्टर बनता था? डीएम यहाँ पे जो लिखे हैं हम, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्या वो कलेक्ट करता था? गांव से सारे किसान से टैक्स कलेक्ट करके राजा को दे देता था। अपना कुछ कमीशन भी रखता होगा। ठीक है, तो कलेक्टर बन जाओ, जज बन जाओ, पुलिस बन जाओ। पुलिस कैसे बन जाओ? बदमाशी कोई करता है पकड़ दो। पकड़ता कौन है? पुलिस। उसके बाद जो बदमाशी किया है उसका फैसला कर दो। फैसला कौन करता है? पुलिस फैसला नहीं करता है, जज फैसला करता है। इसका मतलब अब ग्राम भोजक जज बन गया। और इसके बाद अगर जो है तुम्हारे आसपास में जितने भी तुम्हारे गांव के किसान हैं, सबसे हमको टैक्स कलेक्ट कर दो। वो किसान भी है और कोई और भी काम करता है और टैक्स दे रहा है, तो टैक्स लेके और हमको पहुंचा दो। तो ग्राम भोजक ये सारा काम करता था। ठीक है, और ग्राम भोजक होता कौन था? विलेज हेडमैन। क्यों इसको बनाया जाता था विलेज हेडमैन? क्योंकि ये सबसे बड़ा जमींदार उस गांव का यही होता था, सबसे बड़ा किसान। चलिए, ये कंप्लीट हो गया आपका नॉर्थ इंडिया का। अगला, जो लोग छोटे होते थे, क्या? छोटे किसान, जिनके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा, इतना से ज्यादा जमीन नहीं हो, छोटा, कम, बहुत कम जमीन हो, है ना। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते थे, छोटे किसान को गृहपतिज। क्या कहते थे? गृहपति। गृहपति, गृहपति। ठीक है, तो ऐसे छोटे किसान को हम लोग क्या कहते थे? गृहपति। इसको रब कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में छोटे किसान को क्या कहा जाता था? तो गृहपति कहा जाता था। ठीक है, अब क्लियर है। अब ऐसे भी तो होंगे कुछ लोग जिनके पास जमीन ही नहीं हो और काम वो खेती का ही करते हो। तो ऐसा भी तो किसान होता है जिसके पास जमीन नहीं होता है और काम वो किस चीज का करता है? खेती का करता है। ठीक है, खेती का काम करता है। तो ऐसे किसानों को मौर्य एम्पायर में भी हम बताए हैं, एक कर्मकार होता है। कर्मकार, तो वही यहाँ पे लिखा है कर्मकार। ठीक है, कर्मकार को अगर आप प्राकृत में बोलेंगे तो कर्मकार। कैसे? जैसे धर्म को प्राकृत भाषा में बोलेंगे तो धम्मा, तो र उसमें से हट जाता है। ठीक है, तो वो जो लैंडलेस लेबर थे, लैंडलेस फार्मर्स, कैसे फार्मर? जिनके पास अपनी भूमि या अपनी खेती नहीं है ना, अपना खेत नहीं है और वो खेती करते हैं, तो वो कैसे फार्मर हुए? लैंडलेस फार्मर्स हुए या नहीं हुए? लैंडलेस फार्मर्स हुए। चलिए, तो एक बात तो ये हो गया। तो इन लैंडलेस फार्मर्स को आज कहते हैं लैंडलेस फार्मर। उस जमाने में क्या कहते थे? कर्मकार। ये हुआ हिंदी में, प्राकृत में इसको कर्मकार। मौर्यन एम्पायर में भी ऐसे फार्मर्स को कर्मकार ही कहते थे। साउथ इंडिया में हम लोग क्या देखेंगे अब? तो साउथ इंडिया में फार्मर्स को क्या क्या कहते थे, उसी पे तो बात करेंगे अब ना। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए।
तो जो आपका साउथ इंडिया है उसको क्या करना है, तो साउथ इंडिया में जो बड़े किसान थे, साउथ इंडिया के जो बहुत बड़े किसान थे, बहुत बड़े जमींदार थे, उन लोगों को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे साउथ हटा दीजिए, नॉर्थ हटा के साउथ कर दीजिए, है ना। चलिए, तो उनको कहते थे बहुत बड़ा किसान है तो वेल्लालार, क्या कहते थे, वेल्लालार या वेल्लालर, ठीक है, ये कहते थे। और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी प्लसमैन होते थे, यानी नॉर्मल हरवाहा उसको कह सकते हैं, जो जिसका छोटा मोटा भूमि है उस पर वो हरवाही करता है, खेती करता है, और उससे बेचारे को कुछ पैसा मिलता है जिससे वो खाना चलाता है, खाना मतलब घर चलाता है, तो वो क्या कहलाते थे, UZHAVAR, मतलब उज्जवहर, उज्जवर, उज्जवर या उज्जवर ऐसा कहते थे, ठीक है। उज्जवर, उज्जवर कौन होते थे, नॉर्मल किसान, छोटे किसान। वेल्लालर कैसे किसान होते थे, बहुत बड़े किसान, है ना, बहुत बड़े किसान। और ये जो कदाई-सियार है ये लैंडलेस फार्मर होते थे। जैसे आपका यहाँ पे कौन है, कर्मकार, उसी तरीके से जो कर्मकार जो कि लैंडलेस फार्मर है, बिना खेती का जो खेत में काम करते हैं, उनके पास खेत नहीं है, किसी और के खेत में जो काम करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में कर्मकार, साउथ इंडिया में कदाई-सियार, कदाई-सियार। इसके अलावा साउथ इंडिया में कुछ स्लेव्स भी काम करते होंगे, है ना, कुछ तो पैसा पे काम करते हैं और कुछ ऐसे भी तो होते हैं कि उनको सब बंधुआ बना के रखे हुए स्लेव की तरह, तो उसको क्या कहते हैं, आदिमई, अधिमई, अधिमई। गांव में बोला नहीं जाता है, अपने स्टाफ को सब बोलता है आदमी जन, है ना, उसी तरीके से ये है अधिमई, स्लेव्स है ये अधिमई, ठीक है। और कदाई-सियार कौन है, लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो कि किसी और के जमीन में काम करते हैं। यहां तक का आपका क्लियर है ना। तो आपका जो विलेज का जो कॉन्सेप्ट था कि विलेज में क्या है नहीं है, अच्छा विलेज में और बता चुके हैं कि बुनकर होता था, सोनार लोहार ये सब भी थोड़ा मोड़ा होता था, है ना। तो ये सारे लोग, तो विलेज में क्या क्या था और क्या नाम था, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, है ना। तो वो हम लोग समझ गए, ये लोग क्या क्या काम करते थे, तो वही सब, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे, इसमें टाउन के बारे में समझाएंगे, क्योंकि थ्राइविंग टाउन्स के बारे में भी यहाँ पे बात करना है, उस समय का टाउन कैसा था, किस तरीके से वो डेवलप हुआ, तो उसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे कमेंट में कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कमेंट करना है तो 2-4 अच्छा बात भी लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।